चलिए दोस्तों, इंडेज 16 में हमारी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया था, एक कंसेप्ट आपको लिखवाया गया था। कंसेप्ट आपके सामने है, ठीक है। रिवैल्यूएशन मॉडल, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ लिखवाई थी। रिवैल्यूएशन मॉडल में आपको बेसिकली क्या करना था, ये उससे पहले हमने यहाँ पे लिखवा रखा है। सबसेक्वेंट मेजरमेंट हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैंने कहा था कि आपके पास में दो मॉडल रहते हैं, दो मेथड्स रहते हैं। या तो आप कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। अब कहते हैं कि आपके पास में दो तीन तरीके की असेट है, तो क्या हम एक असेट पे रिवैल्यूएशन मॉडल और दूसरे पे कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज यस। हमने यहाँ पे आपको लिखवा रखा था कि हर एक टाइप ऑफ असेट में आप जो है अपने तरीके से मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फिर असेट के टाइप वाइज जो है वो आप अपना मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो तीन फर्नीचर है, तो एक फर्नीचर पे एक मॉडल अप्लाई करें, दूसरे पे दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पे क्लियर लिखवा है कि आप जो है क्लास ऑफ असेट वाइज जो है अपना मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर है तो पूरे के पूरे जितने भी फर्नीचर है उस पर एक ही मॉडल अप्लाई होगा। क्लास ऑफ असेट आपको जो है लेना है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ असेट हो गए। तो इस पे आप जो है अपने तरीके से मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन या फिर कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ पे डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में एक पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि बिल्डिंग में दो तीन तरीके की बिल्डिंग्स हो सकती है। इंडस्ट्रियल हो गया, ऑफिशियल हो गया, ठीक है, या फिर आपके पास में रेसिडेंशियल हो गया। तो ये तीनों की तीनों बिल्डिंग, इंडस्ट्री, ऑफिस और रेसिडेंट, ये तीनों के तीनों बिल्डिंग जो है वो डिफरेंट क्लास ऑफ असेट मानी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब आपके पास तीन बिल्डिंग है, एक इंडस्ट्री है, एक आपके पास में ऑफिस बिल्डिंग है, एक आपके पास में रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। तो क्या तीनों के तीनों में आप डिफरेंट मॉडल अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज यस, अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे इंडस्ट्री में रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करिए, ऑफिस में कॉस्ट अप्लाई करिए और रेसिडेंट में भी आप अपने तरीके से मॉडल अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों की तीनों बिल्डिंग को डिफरेंट क्लास ऑफ असेट माना गया है, ठीक है। और इस पर हमने क्वेश्चन भी देख लिया आपके पास में, आपके आईसीए मॉड्यूल में ही वो क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि कॉस्ट मॉडल अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि आपके पास में जो भी कॉस्ट कैलकुलेट करके आपने रखी थी इनिशियल मेजरमेंट के दौरान, उसको आपको लेना है। उसमें से आपको डेप्रिसिएशन एंड जो इम्पेयरमेंट लॉसेस है वो माइनस करके जो भी वैल्यू आ गई वो आपके पास में कॉस्ट मॉडल के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी, ख़त्म। तो वहाँ पे तो टॉपिक ही ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में डिस्कशन को हमें आगे बढ़ाना पड़ा। इसका कारण ये था कि रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि जो भी आपने इनिशियल मेजरमेंट पे जो भी कॉस्ट निकाली थी, जो कॉस्ट मॉडल तो उसे डायरेक्टली ले लेता है, लेकिन रिवैल्यूएशन का कहना है कि हम इसे रीवैल्यू करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी कॉस्ट थी उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, हम उसे रीवैल्यू करेंगे। तो उसे रीवैल्यू करता है और उसके बाद डेप्रिसिएशन और जो भी इम्पेयरमेंट लॉसेस है वो उसे माइनस करता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस तो एक ही है। रीवैल्यूएशन मॉडल में कॉस्ट को रीवैल्यू किया जाता है और उसके बाद उसे यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो ये जो पॉइंट बढ़ गया आपके पास में कि कॉस्ट को रीवैल्यू किया जाता है, इसी वजह से रिवैल्यूएशन मॉडल में थोड़ी सी डिस्कशन हमारे पास में बढ़ गई कि आखिरकार रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या किस तरीके से रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो उसी पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिस पे हमने थोड़े से नोट्स आपको लिखवाए थे लास्ट लेक्चर में, और जिसमें मैंने कहा था कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम इस पर एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद ही आपको ये पॉइंट समझ आएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे रिवैल्यूएशन गेन और लॉस का, जिसमें मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्ट जो है वो फॉर एग्जांपल 400 रुपीज़ है किसी असेट की, आपने उसे रिवैल्यू किया और रिवैल्यू करते ही आपको पता चला कि उसकी वैल्यू हो गई 500,
तो ये क्या हो गया, ये 100 रुपीज़ जो आपके पास में प्रॉफिट हुआ उसे हम क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन गेन कहते हैं। वहीं पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि 400 की असेट अब हो गई है 300 की, तो ये जो 100 रुपये का डिफरेंस आपको जो लॉस दिख रहा है कि असेट की वैल्यू कम हो गई, तो ये क्या है सर, रिवैल्यूएशन लॉस। तो ये जो रिवैल्यूएशन गेन होता है, रिवैल्यूएशन लॉस होता है, आपने जो वैल्यूएशन किया उसकी वजह से, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो पहला पॉइंट हमारा जो था वही था कि जो रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो सिंपल है, कहते हैं कि आपको पूछा गया है कि आप पहली बार आपने जो है वो रिवैल्यूएशन किया था या फिर दूसरी बार। ठीक है, मतलब कि पहली बार ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट, कि एक बार तो आपके ऑलरेडी आपने रिवैल्यूएशन कर रखा है तो उसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट, और फर्स्ट टाइम है तो ये आपके पास में है। तो दोनों को आप यहाँ पे दूसरी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट करी गई, इसलिए आपको पूछा जाता है कि आप पहली बार रिवैल्यूएशन करके आए, मतलब कि फर्स्ट टाइम आपने इनिशियल बेसिकली रिवैल्यूएशन इनिशियल मेजरमेंट किया होगा, और जैसे कि मैंने कहा कि उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 400 है, और फर्स्ट टाइम आपने रिवैल्यूएशन करके बताया कि 500 उसकी वैल्यू आ गई, तो ये फर्स्ट टाइम है, तो आपके पास में यहाँ पे ट्रीटमेंट इस तरीके से है, और आपने ऑलरेडी रिवैल्यूएशन कर रखा है, अब नेक्स्ट ईयर या फिर उसके हिसाब से आप कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी बार रिवैल्यूएशन कर रहे हैं सेट का, तो आपके पास में ट्रीटमेंट यहाँ पे है। अब ये सारी चीज़ें मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वापस से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर फर्स्ट टाइम आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, एकदम फर्स्ट टाइम, कि आपके पास में 400 की एसेट है और उसका रिवैल्यूएशन करते ही पता चला कि उसकी वैल्यू हो गई 500, तो प्रॉफिट हो गया, जिसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन गेन। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन गेन। तो कहते हैं कि वैल्यू इंक्रीज हो गई, 400 से 500 हो गई, 400 से 500 हो गई, वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो कहते हैं इंक्रीज हो गई, तो वही आप जो फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के थे, बेसिकली पढ़ के आते वहाँ पे, इंटर लेवल पे भी पढ़ के आते कि जो भी प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन की वजह से, आप उसे डाल देते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में, रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट कर देते हैं जो भी आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ मतलब कि इंक्रीज हो गई वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई मतलब कि वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालेंगे। वहीं पे दूसरा पहलू भी है, कहते हैं कि 400 की असेट हो गई 300 की, वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो एक तरीके से लॉस हो गया आपको। तो कहते हैं जितना भी लॉस होता है वो पीएनएल में जाता है, तो कहते हैं वैल्यू डिक्रीज हो गई तो डेबिट कर देंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल है, प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस, लॉस हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज, की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस तब यूज़ किया जाता है जब हम असेट को सेल कर रहे हैं। यहाँ पे केवल और केवल हमने जो है उसका रिवैल्यूएशन किया है, सेल नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यू इंक्रीज एंड डिक्रीज लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट टाइम आपने रिवैल्यूएशन कर दिया और जो भी ट्रीटमेंट थी आपने उसको दिखा दिया। इसके बाद बारी आती है सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन की। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझ आएगी। तो आइए मैं सबसे पहले यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल मैंने कहा हमारे पास में एक असेट है, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एग्जांपल नंबर 1 आपके पास में, और एग्जांपल नंबर 1 में मैंने आपको कहा कि हमारे पास में एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपी। ठीक है,
परचेज करके लेके आए, हमने जो भी कॉस्ट वगैरह थी इनिशियल मेजरमेंट करके हमें पता लगा कि इसकी वैल्यू जो है वो ₹1000 है। कितनी है? 1000। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने 1000 ले लिया। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करके आए, इनिशियल हमने मेजरमेंट किया, इनिशियल मेजरमेंट के सारे आपको जो है पॉइंट याद आने चाहिए। ठीक है, हम परचेज करके लेके आए, हमने एक्वायर नहीं किया वगैरह वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे बेसिकली। उसमें से हमने कौन सा तरीका अपनाया है? परचेज, कि हम परचेज करके लेके आए और हमने जो है वो सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए इसकी वैल्यू निकाली, जो मेजरमेंट इनिशियल मेजरमेंट कहा जाता है, और इसकी वैल्यू निकल के आई 1000। ठीक है, अब बारी आ जाती है सबसेक्वेंट मेजरमेंट की। सबसेक्वेंट मेजरमेंट में मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं कॉस्ट मॉडल अपना दूँ या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। मैंने कहा कि मैं कॉस्ट मॉडल अपनाना नहीं चाहता। कॉस्ट मॉडल बड़ा ही सिंपल है कि फॉर एग्जांपल 1000 उसकी वैल्यू है, डेप्रिसिएशन बन रहा है 200, तो मैं 1000 माइनस 200 करके 800 दिखा दूंगा, ख़त्म। ठीक है ना। लेकिन मैंने सोचा कि मैं रिवैल्यूएशन मॉडल अपनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कहते हैं कंपनी जो भी है ये, ठीक है, मैंने कहा कि कंपनी want to apply रिवैल्यूएशन मॉडल, वो रिवैल्यूएशन मॉडल अपनाना चाहते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या करना होगा? सिंपल है, इसका रिवैल्यूएशन अमाउंट निकाले और उसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस कर दीजिए, ख़त्म। ठीक है ना। तो उसकी रिवैल्यूएशन आप जो है अमाउंट निकालेंगे, इसका रिवैल्यूएशन करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, और फॉर एग्जांपल वो रिवैल्यूएशन आपने अमाउंट निकाला, ठीक है, क्या था हमारे पास में इसका रूल? रिवैल्यूएशन अमाउंट निकालिए, रिवैल्यूएशन अमाउंट, और जिसमें से आपको सबसेक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देना था। और अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी है आपके पास में, इम्पेयरमेंट लॉसेस, लेकिन वो हमारे पास में यहाँ पे इस इंडेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो वो मैं एग्जांपल में नहीं ले रहा हूँ, वो स्पेसिफिकली हमारे पास में इंडेस है, तो वहाँ पे हम देखेंगे तो वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वो एग्जांपल में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, हमारे पास में इंडेस 36 है जहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस का आप समझ लेंगे पॉइंट। ठीक है, तो मैंने कहा रिवैल्यूएशन अमाउंट लेना है। फॉर एग्जांपल हमने इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का रिवैल्यूएशन किया और वैल्यू निकल के आ गई आपके पास में 1100 रुपीज़, 1100। तो 1100 आपके पास में वैल्यू आ गई। आपने डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल 200 है तो 200 माइनस कर दिया और वैल्यू निकल के आ गई 900। ठीक है, तो दिखने में बड़ा ही सिंपल लग रहा है कि रिवैल्यूएशन कर दिया, 1000 का वैल्यू हो गया 1100, डेप्रिसिएशन वगैरह था तो वो माइनस कर दिया और वैल्यू जो है वो आपके पास में निकल के आ गई 900, और बड़े ही आराम से आपने ये 900 को कैलकुलेट करके क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो आपने वैल्यू निकाली 1000 से, उसकी जो रिवैल्यूएशन करते हुए ये जो 1100 हो गया आपके पास में, ठीक है, ये जो 1100 हो गया, ये जो वैल्यू इंक्रीज हो गया आपके पास में, ठीक है, ये जो इंक्रीज बाय 100 हो गया, इंक्रीज्ड बाय 100 रुपीज़। ठीक है, ये जो ₹100 से ये इंक्रीज हो गया, इसका क्या ट्रीटमेंट रहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा। भाई अकाउंट में आपको इसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। डायरेक्टली आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो 1000 का दिख रहा था उसे 1100 का दिखा के आपने उसकी कैलकुलेशन ख़त्म कर दी, क्या ये सही तरीका है? आंसर इज़ नो। बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको ये 1000 का सबसे पहले 1100 पे लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ट्रीटमेंट हो सकता है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम 1000 को 100
1100 पे लेके आते हैं, 100 से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। तो आइए, तो मैंने आपसे कहा कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है कई कंपनी परचेज करके लेके आई 1000 का है, ठीक है, और हमने फर्स्ट टाइम उसका रिवैल्यूएशन किया और पता चला फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया हमने उसका, और फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करेंगे तो उसका रिजल्ट दो ही आएगा, या तो ज़्यादा आएगा या तो कम आएगा। सर 1000 का 1000 ही आता है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर 1000 का 1000 ही आता है तो क्या ही कॉस्ट मॉडल और क्या ही रिवैल्यूएशन, दोनों एक ही है, उसमें तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, ठीक है। तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, या तो इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है, तभी ये आपके पास में रिवैल्यूएशन मॉडल का इंपॉर्टेंस है, वरना तो है ही नहीं। तो कहते हैं दो ही पहलू है, या तो इंक्रीज़ होगा वैल्यू या फिर डिक्रीज़ होगा। मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 1000 से हो गया आपके पास में 1200, 1200, वैल्यू हो गई 1200, इंक्रीज़ हो गई। या फिर दूसरा केस हो सकता है कि मैंने कहा कि 800, मैं ले लेता हूँ 600 हो गई, चलो वैल्यू कम हो गई। तो ये जो आपके पास में इंक्रीज हुआ है वैल्यू, ठीक है, और या तो आपके पास में डिक्रीज हुआ है वैल्यू, इसकी सबसे पहले ट्रीटमेंट आपको करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट टाइम आपका रिवैल्यूएशन है, तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है तो ज़्यादा है, आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। कहता है कि जो भी आपके पास में हुआ है उसका आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट देखना है कि क्या वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। कहता है कि 1000 अमाउंट था, 1200 हो गया, तो 200 से इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाय इंक्रीज्ड बाय ₹200, ठीक है, 200 रुपये से इंक्रीज हो गई वैल्यू। फ़ायदा है, और फ़ायदा है तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। तो आप क्रेडिट साइड बेसिकली रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से, रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्लियर है। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि सर 1000 की वैल्यू हो गई 600, 400 रुपीज़ का लॉस हुआ, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। कहते हैं वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई, वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई बाय ₹400। तो ये जो आपके पास में एक तरीके से लॉस हुआ है, ठीक है, वैल्यू डिक्रीज हो गई जिसकी वजह से एक तरीके से आपको लॉस हुआ है। आपके पास में इन रियलिटी लॉस नहीं है, इसलिए हम वर्ड डिक्रीज ही वर्ड यूज़ करते हैं, लॉस भी वर्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि अभी आपको लॉस हुआ नहीं है, ठीक है ना। वो तो जब आप सेल करेंगे और रियलिटी में लॉस है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज ही वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो कहते हैं कि जो वैल्यू डिक्रीज हुई और एक तरीके से आपको लॉस हुआ है, एक तरीके से, तो ये लॉस को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियसली लॉस वगैरह जो होता है पीएनएल में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट आपके पास में। लो जी, तो ये सबसे पहले मैंने ये वाला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करी कि अगर रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या तो गेन होगा या फिर लॉस होगा। और फर्स्ट टाइम आपने जो है वो रिवैल्यूएशन किया था, तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया था तो सिंपल है कि वैल्यू इंक्रीज हो गई तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दो, जितनी भी इंक्रीज हुई है वैल्यू, हमारे केस में 100 रुपीज़ या फिर 200 जो भी है, तो हमने वहाँ पे डाल दिया। या फिर डिक्रीज हो सकती है, दो ही केस हो सकते हैं, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। डिक्रीज हुआ है तो पीएनएल में डाल दो, हमारे केस में 400 रुपीज़ जो हमने डाल दिए, ठीक है। तो पहला जो हमने फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करते वो पॉइंट मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। अब यहीं पे मैं इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास में, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए ज़रा क्या चीज़ है।
कहते हैं कि यही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं वही केस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि उसी का ही अब हम सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2-3 साल बीत गए, अब हमें लग रहा है कि इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस है, और चेंजेस है इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि रिवैल्यूएशन करना चाहिए, हम रिवैल्यूएशन करने जा रहे हैं दूसरी बार, जिसे हम कहते हैं सबसिक्वेंट, ठीक है ना। तो कहते हैं हम इंक्रीज और डिक्रीज को अब यहाँ पे बढ़ाते आगे। केस नंबर 1 मैं इसे लिख देता हूँ, ये आपके पास में केस नंबर 1 है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ये जो है आपके पास में केस नंबर 1 है, केस 1, और ये आपके पास में है केस 2, ठीक है। तो ये मैंने 2 केस आपके लिए बना दिए, केस 1 एंड केस 2। मैं अभी के लिए आपके पास में केस 1 को जो है आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद केस 2 को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो केस 1 आपके पास में ये हो गया, और यहाँ पे आपके पास में ये केस 2 हो गया। मैं अभी आपको केस 1 को आगे बढ़ा के दिखाता हूँ कि पिछली बार फर्स्ट टाइम जब हमने किया था इंक्रीज हुआ था, अब केस 1 को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, आफ्टर केस 1, आफ्टर केस 1। अभी केस 2 को आप भूल जाइए, अभी हमारे पास में देखना है, सिर्फ कहानी इतनी है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया 1000 का, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया और उसकी वैल्यू हो गई 1200, 200 हमने जो है कहाँ पे डाल दिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। बस कहानी इतनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी। अब हम क्या कर रहे हैं, 2-3 साल बाद हमें लग रहा है कि भाई इसका रिवैल्यूएशन करना चाहिए, तो हमने इसका रिवैल्यूएशन करवाया, जिसे हम क्या कहते हैं, सबसिक्वेंट रिवैल्यूएशन। तो हम इसका सबसिक्वेंट रिवैल्यूएशन करवा रहे हैं, और सबसिक्वेंट रिवैल्यूएशन हमने करवाया तो क्या पता चला, कहते हैं सबसिक्वेंट रिवैल्यूएशन, ठीक है। सबसिक्वेंट रिवैल्यूएशन हमने करवा दिया, और सबसिक्वेंट रिवैल्यूएशन से हमें पता चला कि वैल्यू, इसमें भी 2 केस हो सकते हैं, या तो हमारे पास में इंक्रीज हो गई या फिर डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो 2 केस हो गए हमारे पास में, सबसिक्वेंट रिवैल्यूएशन में भी 2 केस हो गए। मैंने कहा वैल्यू अब निकल के आ गई है ₹900, या फिर दूसरा केस हो सकता है कि वैल्यू अब निकल के आ गई ₹1400, 1400, 2 केस बन गए, ठीक है। अब क्या है सर, सबसिक्वेंट रिवैल्यूएशन। सबसिक्वेंट रिवैल्यूएशन है, रूल्स में जाके देखेंगे कि क्या चीज़ है। कहते हैं कि अगर आप सबसिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछा गया कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार जब आपने रिवैल्यूएशन करवाया था, तो पिछली बार इंक्रीज हुआ था वैल्यू या फिर डिक्रीज हुआ था। तो आइए सबसे पहले वो देख के आते हैं कि हम केस 1 को आगे बढ़ा रहे हैं, और केस 1 ही सिर्फ हमारे लिए है। तो हमने, हमारे पास में ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इतना ही क्वेश्चन है। तो कहते हैं पिछली बार, मतलब कि हमने जो है फर्स्ट टाइम ही किया था, लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम जो हमने रिवैल्यूएशन किया था उसमें इंक्रीज हुआ था या फिर डिक्रीज हुआ था। तो कहते हैं कि सर वैल्यू तो इंक्रीज हुई थी। तो कहते हैं इंक्रीज वाले कॉलम में हम देखेंगे, मतलब डिक्रीज वाले को भूल जाइए, इंक्रीज में देखेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इंक्रीज में जाके हमें देखना है। अब कहता है कि पिछली बार इंक्रीज हुआ था, हमने कहा ठीक है। रूल कहता है कि अब यहाँ पे आके देखिए कि पिछली बार अगर इंक्रीज हुआ था और इस बार भी इंक्रीज हो रहा है, तो कहते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में ही जाने दो। लेकिन कहता है पिछली बार डिक्रीज हुआ था और इस बार इंक्रीज हो रहा है, तो कहता है कि आप क्या करेंगे सर, एडजस्ट करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ। मैंने कहा कि सर पिछली बार तो इंक्रीज हुआ था और इस बार क्या हो रहा है। तो कहते हैं अब वैल्यू केस 1 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू क्या है, मुझे बताइए सर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू क्या है, 1000 है या फिर 1200 है। आंसर इज सर 1200 है,
पिछली बार ही हमने रिवैल्यूएशन करते हुए 1000 को 1200 रिकॉर्ड किया था, 200 हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी कर दी थी 1200। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू अब है 1200। ये केस 1 हमने पढ़ाया था। अब मैंने कहा सबसेक्वेंट रिवैल्यूएशन किया और सबसेक्वेंट रिवैल्यूएशन से पता चला कि उसकी वैल्यू या तो 900 हो गई या तो 1400। ठीक है ना, तो मैंने कहा अगर 900 हो गई तो क्या इसका मतलब निकल के आएगा, और 1400 हो गई तो इसका क्या मतलब निकल के आएगा। तो सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि अगर वैल्यू 1400 हो गई, मैं पहले यह लिख देता हूँ, उसके बाद 900। मैंने कहा केस 1 उसकी वैल्यू हो गई 1400। रूल आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, क्या कहते हैं कि अभी आपकी वैल्यू कितनी हो रही है, कहते हैं 1200 से 1400 हो गई, मतलब कि 200 और ज़्यादा इंक्रीज हो गए, फ़ायदा हो गया, 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, अभी 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो सिंपल है कि एज़ पर रूल अगर फ़ायदा होता है तो हम कहाँ पे डालते हैं सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल देते हैं। तो ये जो ₹200 जो फ़ायदा हो रहा है कहाँ पे डाल देंगे सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। लेकिन रूल ने ये कहा कि 1 मिनट रुक जाइए, अगर आप सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन अगर आप कर रहे हैं तो एक बार पिछली बार जो आपने रिवैल्यूएशन किया था वो देख लेना एक बार के लिए। क्यों कहते हैं कि सर इस बार फ़ायदा हुआ और पिछली बार अगर लॉस हुआ है, मतलब कि दोनों विरुद्ध है, इस बार फ़ायदा हुआ पिछली बार लॉस हुआ, या फिर इसका डिफरेंस भी हो सकता है कि पिछली बार फ़ायदा हुआ था इस बार लॉस हो रहा है, मतलब कि दोनों में डिफरेंस है, एक फ़ायदा है एक नुकसान है। तो सबसे पहले आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। या तो दोनों सेम हो सकते हैं या फिर दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, या तो पिछली बार फ़ायदा होता है इस बार भी फ़ायदा हुआ, मतलब कि दोनों सेम हो सकते हैं, या फिर दोनों डिफरेंट हो सकते हैं कि पिछली बार फ़ायदा हुआ था इस बार लॉस हुआ है। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे कहते हैं कि पिछली बार भी फ़ायदा हुआ था 200 रुपये का, इस बार भी फ़ायदा हो रहा है 200 रुपये का। तो दोनों अगर सेम है तो ट्रीटमेंट भी सेम रहेगी, पिछली बार जो भी ट्रीटमेंट रही थी वही सेम रहेगी। मैंने वह आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया कि अगर दोनों सेम है, ठीक है, मतलब कि दोनों इफेक्ट सेम है, इफेक्ट मतलब कि दोनों में फ़ायदा हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो पहली बार जो ट्रीटमेंट थी वही होगी। पहली बार क्या ट्रीटमेंट करी थी सर, रिवैल्यूएशन में डाल दिया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस में, तो इस बार भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में ही जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों बार, पिछली बार भी और इस बार भी इफेक्ट सेम रही है, इंक्रीज हुई वैल्यू। ठीक है, तो कहता है कि इस बार भी इफेक्ट सेम रहेगी, कहते हैं कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा अमाउंट। रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना अमाउंट जाएगा, कहते हैं जितना फ़ायदा हुआ 1400 माइनस 1200, 200 रुपीज़ का, तो 200 रुपीज़ रिवैल्यूएशन सरप्लस में चले जाएंगे। मैंने कहा ये आपके पास में केस 1 हो गया। मैं कहता हूँ हो गया ऐसा कि वैल्यू अब आपने जो है सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन करवाया और इसकी वैल्यू निकल के आ गई 900 रुपीज़। कहीं ना कहीं ये तो लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि अब उसकी वैल्यू जो थी 1200 से हो गई 900। 1200 से कितनी हो गई सर, 900। तो सर लॉस हो गया कितना सर, 300 रुपीज़ का आपके पास में क्या हो गया सर, लॉस हो गया 300 रुपीज़ का। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर वैल्यू डिक्रीज़ होती है, मतलब कि एक तरीके से लॉस होता है, तो हम कहाँ पे डालते हैं सर, पीएनएल में डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा था कि 1200 से 900 हो गया, ₹300 का जो ये आपके पास में डिक्रीज दिख रहा था उसे मैं पीएनएल में डालने जा रहा था। ठीक है ना, पीएनएल में डेबिट कर दूंगा मैं उसे, बस यही करने जा रहा था कि रूल ने रोक लिया। रूल हमारे पास में आ गया, रूल ने कहा कि क्या सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है, मैंने कहा हाँ। तो कहता है कि ऐसे डायरेक्टली इफेक्ट मत देना, ये जो आपने इफेक्ट दी है तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन वालों के लिए, अगर आप सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रूल है, पढ़िएगा। कहते हैं कि सबसे पहले सब्सिक्वेंट में अगर आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो कि वैल्यू इंक्रीज़ हुई या फिर डिक्रीज़ हुई है।
मैंने कहा इस बार वैल्यू डिक्रीज हुई है, ठीक है, 1200 से 900 हो गया, मतलब कि 300 से अमाउंट डिक्रीज हुई है। तो रूल ने कहा ठीक है, आप इस तरफ आ जाइए डिक्रीज वाले पार्ट में कि आपकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। मैंने कहा ठीक है, डिक्रीज कितने से हुई, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 300। तो रूल ने कहा कि 300 से आपकी वैल्यू डिक्रीज हुई, आप इस तरफ आ जाइए। रूल ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि पिछली बार जब आपने रिवैल्यूएशन करवाया था तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हुआ था या फिर नुकसान, मतलब कि वैल्यू इंक्रीज निकल के आई थी या फिर डिक्रीज। मैंने जाके देखा कि पिछली बार, मतलब कि केस 1, पिछली बार तो हमें 200 रुपये का फ़ायदा हुआ था, इंक्रीज हुई थी वैल्यू। तो रूल ने कहा ठीक है, पिछली बार इंक्रीज हुई थी, मतलब कि आपको ये रूल अपनाना है, ये वाला। इस बार आपको नुकसान हुआ है, डिक्रीज हुआ है, पिछली बार आपको इंक्रीज हुआ था, फ़ायदा हुआ था, तो ये रूल अपनाना है। रूल क्या कहता है, कहता है पिछली बार इंक्रीज था, इस बार डिक्रीज हुआ है, तो सबसे पहले आप करेंगे एडजस्ट प्रीवियस गेन से। जो प्रीवियसली आपको फ़ायदा हुआ था, सबसे पहले उससे एडजस्ट करो, और जो भी बच गया उसकी ट्रीटमेंट फिर आपको आगे बढ़ानी है। लॉस हुआ तो पीएनएल, फ़ायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो हमने कहा ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ आ गया, तो यहाँ पे हम वो रूल अपना लेते हैं। हमने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे मैंने कहा 300 से डिक्रीज हुआ है वैल्यू हमारी जो है डिक्रीज बाय डिक्रीज्ड बाय रुपीज़ 300, 300 रुपये से हमारी वैल्यू कम हुई है। तो मैं इसे डायरेक्ट पीएनएल में डालने जा रहा था, और रूल ने कहा कि इस तरीके से नहीं होगा, आपको सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन अगर आप कर रहे हैं तो रूल थोड़ा सा चेंज है। सब्सिक्वेंट है तो आपको पहले पिछली बार देखना पड़ेगा कि लॉस हुआ था या फिर प्रॉफिट। कहते हैं पिछली बार तो हमें इंक्रीज देखने को मिला था, फ़ायदा हुआ था, रिवैल्यूएशन सरप्लस में हमने 200 रुपये डाले हुए हैं, और इस बार हमें 300 रुपये का लॉस हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो रूल कहता है पिछली बार और इस बार अगर इफेक्ट डिफरेंट हुई है, ठीक है, इफेक्ट डिफरेंट हुई है, तो आपको पिछली बार का जो भी अमाउंट है उससे सेट ऑफ करना है, और फिर जो भी आपके पास में बचता है वो या तो पीएनएल में डालिए या फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस में, जो भी आपके पास में निकल के आए। लॉस है तो फिर आप पीएनएल में डालिए, और फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में। मैंने कहा ठीक है, पिछली बार कितना था, 200 रुपये का फ़ायदा था। तो कहते हैं प्रीवियस जो है आपके पास में, यहीं पे इसका ट्रीटमेंट लिखता हूँ, जो प्रीवियस है उसमें फ़ायदा था प्लस 200 था, ठीक है। तो इससे सेट ऑफ होगा आपके पास में, ये आपके पास में डिक्रीज हुआ है, ये आपके पास में माइनस दिख रहा होगा, और ये प्लस 200 है। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या निकल के आया, 100 रुपये का लॉस, ठीक है। तो कहता है कि ये जो 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे दिखे जो कि माइनस में जा रहा है, आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस का यूज़ कर लिया, 200 जो पड़े हुए थे वो यूज़ करते हुए आपको पता चला कि अभी भी 100 रुपीज़ आपका माइनस जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो कहता है अब जो बचा वो आप इफेक्ट देंगे, अगर नुकसान है, डिक्रीज़ है तो पीएनएल, फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो यहाँ पे क्या है सर, डिक्रीज़ अभी भी बच रहा है 100 रुपीज़, तो वो जाएगा पीएनएल में, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। तो सिंपल है, डायरेक्टली 300 आपको पीएनएल में नहीं डालना था, क्यों, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन होता है तो आपको सिंपली पिछली बार की इफेक्ट देखनी होती है, पिछली बार भी क्या इंक्रीज हुआ था या फिर डिक्रीज हुआ था, ठीक है। अगर दोनों सेम रहते हैं तो फिर पिछली बार जो भी जिसमें भी डाला था उसमें ही डाल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया कि 1200 से 1400 हो गया, 1200 से 1400 हो गया, इंक्रीज हुआ है वैल्यू कितने से, 200 से। क्या पिछली बार भी इंक्रीज था, आंसर इज यस, इंक्रीज इंक्रीज फिट ट्रूज, जो भी पिछली बार आपने जो भी ट्रीटमेंट दिया था वही ट्रीटमेंट यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है, मतलब कि पिछली बार इंक्रीज यहाँ पे डिक्रीज, तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा पिछली बार से, और फिर जो लास्ट में बचेगा प्लस और माइनस जो भी, आप उसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, मतलब कि वहाँ पे इफेक्ट देंगे।
ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास में हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेता हूँ और वहाँ पे मैं केस नंबर 2 को आगे बढ़ाऊँगा। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, कहते हैं आफ्टर केस 2, केस 1 को मैंने समझा दिया। आफ्टर केस 2, आफ्टर केस 2, जहाँ पे क्या हुआ था सर, आफ्टर केस 2 मतलब कि हमने जो है 1000 की जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट थी वो 600 रुपये की हो गई थी, हमने 400 का लॉस रिकॉर्ड किया और वैल्यू कर दी 600। मतलब कि अभी आपकी जो है केस 2 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 600 है। कितनी है सर, 600 है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ₹600, ठीक है ना, 600 रुपये। अब मैंने यहाँ पे कहा कि हमने इसका क्या किया, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। सेम एज आपके पास में जो ऊपर है वही चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वापस से लिखना ना पड़े। अब मैंने कहा कि इसकी वैल्यू या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज, वही सिंपल सी चीज़ है। मैंने कहा कि वैल्यू हो गई आपके पास में ₹800, या फिर मैंने कह दिया कि इसकी वैल्यू हो गई ₹500। ठीक है, सिंपल है। तो 600 से सबसे पहले मैं ये सॉल्व करता हूँ कि 600 से 800 हो गई, वैल्यू बढ़ गई। ठीक है ना, वैल्यू बढ़ गई कितनी, 200। ठीक है, या फिर मैं ये 200 आ रहा है ना, यहाँ पे मैं 900 कर देता हूँ तो ये थोड़ा बढ़िया रहेगा। मैंने कहा 600 से वैल्यू हो गई 900, वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, कितने से सर, 300 से। तो मैं सिंपली ये क्या करने जा रहा था, ये 300 का जो ये 300 का फ़ायदा है, 300 का 300 रुपये का जो फ़ायदा है वो मैं डायरेक्टली रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालने जा रहा था। मैं ये जो रुपीज़ 300 का ये जो फ़ायदा है, ठीक है, ये 300 का फ़ायदा मुझे रिकॉर्ड करना है कहाँ पे, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। वही पुरानी बात है कि रूल्स हमारे सामने आ गया। रूल्स कहता है कि सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है क्या, हमने कहा हाँ। तो कहते हैं ऐसे डायरेक्टली आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में नहीं डाल सकते। मैंने कहा तो फिर क्या करना है, कहते हैं रूल्स है, रूल्स आर रूल्स। कहते हैं कि भाई सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है, हमने कहा हाँ। कहता है इस बार क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज, मैंने कहा हाँ सर इंक्रीज हुआ है 300 से। ठीक है, तो कहते हैं इंक्रीज हुआ है ना, तो कहते हैं इंक्रीज में आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्रीवियसली क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था या फिर डिक्रीज। अगर प्रीवियसली इंक्रीज इंक्रीज है, दोनों सेम है, तो इफेक्ट फिट टू, मतलब पिछली बार जो भी किया था वही करना है। पिछली बार भी आपने रिवैल्यूएशन में डाला होगा और इस बार भी रिवैल्यूएशन में डालना है। या फिर डिक्रीज भी होता है तो वहाँ पे भी देख लो, देखो डिक्रीज यहाँ पे डिक्रीज, तो पिछली बार पीएनएल में था, इस बार भी पीएनएल में, मतलब कि सेम इफेक्ट है तो फिट टू, पिछली बार जो भी किया था वहीं पे डाल दो। अगर डिफरेंट है, मतलब कि इस बार इंक्रीज हुआ वैल्यू और पिछली बार डिक्रीज था, तो फिर आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, दोनों में सेम चीज़ है, एडजस्ट करो बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही कह रहा हूँ कि इस बार कितना हुआ, फ़ायदा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है 300 से, लेकिन पिछली बार क्या था, तो कहते हैं पिछली बार तो सर डिक्रीज़ हुआ था 400, डिक्रीज़ हुआ था 400। तो पहले कहता है कि वो लॉस को सेटअप करो, उसके बाद जो भी बचा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दो। तो कहता है इस बार तो फ़ायदा है 300 का, पिछली बार का लॉस पड़ा हुआ है 400, तो फ़ायदा तो कुछ बचा नहीं, उल्टा 100 रुपीज़ का लॉस बचा। तो वो 100 रुपीज़ कहाँ पे जाएगा, पीएनएल में। लॉस रहा ना, डिक्रीज़ हुआ। तो कहते हैं प्रीवियसली जो आपके पास में था, प्रीवियस वो माइनस है ₹400।
तो वो कितना हो गया सर? ₹100, ₹100। तो ये जो ₹100 हो गया वो कहाँ पे जाएगा? ये माइनस में आ रहा है बेसिकली, तो ये माइनस में हम शो करेंगे, और ये जो माइनस में आ रहा है वो पीएनएल में जाएगा। माइनस में आ रहा है जो है वो पीएनएल में जाएगा। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना। अगर फ़ायदा होता तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दिया होता। बात समझ रहे? ये पॉइंट है। तो ये ट्रीटमेंट आपको समझ आई होगी। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, पिछली बार और इस बार का इफेक्ट देखना है, दोनों सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिट टू। अगर दोनों इफेक्ट डिफरेंट है तो पिछली बार का आपको जो है उसे सेटअप करना है, और फिर जो बचा वो आपके पास में अपने हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। कहते हैं 600 से 500 हो गया, वैल्यू 600 से 500 हो गई, लॉस हो गया कितने का? कहते हैं 100, ₹100 लॉस हुआ है, डिक्रीज हुआ है बेसिकली, माइनस में दिख रहा है। अब कहते हैं कि पिछली बार पहले देख लो, उसके बाद ही ये ट्रीटमेंट करना। पिछली बार क्या हुआ था? मैंने कहा पिछली बार तो 400 का डिक्रीज हुआ था, इस बार वापस से डिक्रीज हो गया। तो कहते हैं दोनों इफेक्ट सेम है ना, पिछली बार भी डिक्रीज, इस बार भी डिक्रीज, तो डिक्रीज डिक्रीज तो फिर तो पिछली बार जो भी ट्रीटमेंट हुआ था इस बार भी वही होगा। मतलब कि पिछली बार पीएनएल में गया था, ये 100 रुपये भी पीएनएल में जाएंगे, तो बेसिकली पीएनएल में 500 हो जाएगा, 400 पिछली बार का, 100 इस बार का, तो ये पीएनएल में गया, ख़त्म। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास में ट्रीटमेंट हो जाती है, और वो जो पॉइंट है आपके पास में उसमें अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं केस 1 2, मैंने यहाँ पे इसे लिख देता हूँ केस 3, ये आपके पास में केस 4 लिख देता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ केस 5, और इसे मैं लिख देता हूँ केस 6, ठीक है। और वो आप जो है कंसेप्ट में ये इसका रेफरेंस दे सकते हैं बेसिकली, तो एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करते वक्त आप जो है इसे देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये केस 4, ये केस 3, ठीक है। तो वहाँ पे मैं रेफरेंस भी लिखवा देता हूँ कि ये आपके पास में हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये पॉइंट समझना है तो आप इंक्रीज वाला पॉइंट, मतलब कि कौन सा है, केस 1 है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट आपको समझना है तो आप केस 1 देख लीजिए एग्जाम्पल में, ठीक है। केस 1 देख लो। अगर ये पॉइंट देखना है तो केस 2 देख लो आप, केस नंबर 2। अगर ये पॉइंट देखना है, मतलब कि इस बार इंक्रीज और पिछली बार भी इंक्रीज ही था, अगर वो देखना है तो आप कौन सा देखेंगे, केस नंबर जो भी है यहाँ पे भी इंक्रीज, केस नंबर 3 देखेंगे आप क्या देखेंगे, केस नंबर 3। इस बार इंक्रीज है, पिछली बार डिक्रीज था, ऐसा अगर आपको केस देखना है, इस बार इंक्रीज है ये वाला, और पिछली बार डिक्रीज था, तो आप केस नंबर 5 दे सकते हैं, ठीक है। केस नंबर 5 यहाँ पे, केस नंबर 5 देख सकते हैं कि पिछली बार डिक्रीज था, इस बार इंक्रीज है। तो यहाँ पे है वही पॉइंट कि इस बार इंक्रीज हुआ था 300, लेकिन पिछली बार डिक्रीज था, तो केस नंबर 5। उसके बाद यहाँ पे कौन सा पॉइंट है अब नेक्स्ट, कहता है इस बार इंक्रीज और पिछली बार डिक्रीज, अच्छा ये हो गया। इसके बाद कहता है इस बार डिक्रीज और पिछली बार इंक्रीज था, ऐसा कौन सा पॉइंट हमने लिया है, इस बार इंक्रीज, सॉरी इस बार डिक्रीज और पिछली बार इंक्रीज था, तो इस बार डिक्रीज, ये रहा केस नंबर 4, कि इस बार तो डिक्रीज हुआ है लेकिन पिछली बार प्रॉफिट था, मतलब कि इंक्रीज था, तो ये वाला केस नंबर 4। तो आप केस नंबर 4 देख सकते हैं यहाँ पे, केस नंबर 4 लीजिए, और जो बच गया आपके पास में वो आपके पास में ये हो जाएगा केस नंबर 6, ठीक है। कि इस बार डिक्रीज और पिछली बार भी डिक्रीज था, केस नंबर 6 वही है, देख लीजिए एक बार के लिए। हाँ, कि पिछली बार भी डिक्रीज ही था, इस बार भी डिक्रीज ही है, तो दोनों ही पीएनएल में चला गया, ख़त्म। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस दे दिए
कि जब रिवीजन करें कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने जो लिखवा रखा है ये प्रीवियस डिक्रीज था, मतलब कि यहाँ पे एडजस्ट विथ प्रीवियस लॉस लिखना था, यहाँ पे हमने गेन लिख दिया है। गेन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे लॉस है। ठीक है ना, कि प्रीवियस जो लॉस था उसे एडजस्ट करो पहले। ये चीज़ आपके पास में केस नंबर 5 देख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो ये पॉइंट मैंने समझा दिया आपके पास में पूरे का पूरा एक एग्जांपल लेके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरे का पूरा पॉइंट हो गया, पूरा केस समझा दिया। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि आपने कहा कि सर फर्स्ट टाइम आप रिवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट आपके पास में हो गई, उसके बाद तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर आपको रिवैल्यूएशन करना है या फिर आप जो है कोई टाइम लिमिट है, ये रिवैल्यूएशन कब कब करना है? तो कहते हैं सिंपल है, ऐसे कोई यहाँ पे बेसिकली आपके ऊपर बेसिकली आपके पास में मैंडेटरीनेस नहीं है कोई। सिंपल है, कहता है कि अगर आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो बस आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो भी असेट है आपका जिसका रिवैल्यूएशन आप करना चाहते हैं, ठीक है, वो असेट में चेंजेस क्या सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब कि वॉलेंटाइल या फिर सिग्निफिकेंट, मतलब कि इम्पोर्टेंट है वो असेट आपके लिए, क्या उसमें चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ही बड़े लेवल पे होते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल 400 लाख रुपीज़ की आपके पास में असेट है और ऐसी असेट है कि हर साल उसमें बस 100 200 लाख 100 लाख रुपीज़ या फिर 200 लाख रुपीज़ का उसमें चेंज होते रहता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे सिग्निफिकेंट या फिर आपके पास में चेंजेस आता है वॉलेंटाइली, मतलब कि हर बार चेंज होते ही रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, तो कहता है अगर ऐसी कोई एसेट है तो फिर आपको एनुअली उसका रिवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा हर साल, एवरी ईयर। ठीक है, तो उसके लिए आपको बन जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर आपने जो है उसका रिवैल्यूएशन किया, उसके बाद तुरंत नेक्स्ट ईयर आपको रिवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा एवरी ईयर एनुअली। कब? जब उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन ऐसा कोई एसेट है जिसमें कोई चेंजेस ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस ऐसे ही पड़े रहता है, उसमें 5-10 रुपये का चेंजेस हो तो ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस आता नहीं है। अगर ऐसा कोई है तो कहते हैं, इंडेक्स कहता है कि तब तो रिवैल्यूएशन आप अपने तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको नहीं बता रहे, बस हमने आपको एक एस्टिमेट दे दिया कि 3 से 5 साल में एक बार आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो आपकी मर्जी है कब करना है, 3 से 5 साल में एक आध बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि रिवैल्यूएशन कब करें, वो आपके ऊपर है कि आप देख लो भाई असेट में क्या चेंजेस ज़्यादा आते हैं तो एनुअली, और नहीं आते तो 3 से 5 में एक आध बार कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़। इसके बाद कहते हैं कि सर जो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सर आपने रूल बताया कि जो भी आपके पास में रिवैल्यूएशन करके अमाउंट लेके आए उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और फिर जो वैल्यू आई वो रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से अमाउंट आ गई या फिर कॉस्ट मॉडल के हिसाब से अमाउंट आ गई। ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। लेकिन ये पॉइंट पढ़ने से पहले ये पॉइंट है क्यों यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये पॉइंट है यहाँ पे क्यों। तो यहाँ पे सिंपल है कि मैंने आपको ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया और यहाँ पे भी बता दिया था वहाँ पे कि ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पॉइंट है वो 12th या फिर फाउंडेशन या फिर इंटर लेवल का है। फाइनल लेवल में ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ये इतनी बार आप पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, इसलिए आप अपने आईसीए मॉड्यूल में भी अगर देखेंगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मान लिया जाता है कि वो आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, आपको पता है। क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे तो आपको उस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत सारे करवाए गए हैं। आई थिंक चैप्टर का नाम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन करके है फाउंडेशन में, जिस पे आपको मल्टीपल क्वेश्चन करवाए गए हैं, जहाँ पे आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्सप्लेन किया गया होगा, वो उस पर डिफरेंट डिफरेंट इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो बहुत ही डिटेल में पढ़वा दिया गया आपको।
और फिर आपको यह फाइनल में भेजा गया है। और इसलिए फाइनल में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसे तो 80 कंसेप्ट है जो फाउंडेशन के हैं, जो फाइनल लेवल में आपको बुक में दिखेंगे और जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। तो ये पॉइंट है। तो मैं भी उसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, उसे और ज़्यादा डिटेल में नहीं बढ़ाऊँगा। तो कहता है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको पता ही है कि एक तरीके से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो भी है उसके सामने वो अमाउंट रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लेके आए जिसकी वैल्यू 1000 है और उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, आपको पता है। लेकिन डेप्रिसिएशन तुरंत माइनस नहीं करते, ये लोग स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसमें इसका डेप्रिसिएशन हर साल का कैलकुलेट होता है 200 फॉर एग्जांपल 200 200 200। तो वैल्यू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की 1000 ही रखी जाती है, उसके सामने जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो स्पेसिफिक अकाउंट में डाला जाता है। और फिर जब आप उस असेट को, उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, ठीक है, डी रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे, तब ये जो भी टोटल है वो माइनस किया जाता है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल 1000 की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, पीपी। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। तो कहते हैं कि इस पर डेप्रिसिएशन नॉर्मली क्या होता है, देखिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अभी एक बार के लिए बात छोड़ दूँ, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 200, और ये वैल्यू हम दिखा देते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 800 खत्म। फिर नेक्स्ट ईयर 200 माइनस करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 600, बात खत्म। ये नॉर्मल हो गया। लेकिन जब मैं बात करूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, तो कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंट में वो वैल्यू 1000 ही रहेगी, और इस पे जो लगने वाला डेप्रिसिएशन है उसके लिए यहाँ पे कहते हैं कि हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे सर, अकाउंट बनाएंगे। वो यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, स्पेसिफिक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो हर साल का जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल इस अकाउंट में लिखा जाता है 200 200 200। और ये अकाउंट जो है स्पेसिफिकली इसके साथ साथ चलता है, इसके साथ साथ चलेगा। बात समझ रहे? अब जब ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऐसे ही चलता रहेगा, अब जब इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आप डी रिकॉग्नाइज करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने उसे सेल कर दिया या फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ख़त्म हो गया वगैरह वगैरह चीज़ें, तो ऐसी सिचुएशन में फिर इन दोनों अकाउंट को ख़त्म किया जाता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल 2 साल बाद आप इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बेच रहे हैं, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू निकाली जाती है और इस दोनों अकाउंट को मर्ज, मतलब कि इफेक्ट दिया जाता है। और वहाँ पे हम फिर इस तरीके से लिखते हैं कि 1000 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 400, तो ये 400 माइनस किया गया और ये आपके पास में हो गया 600। अब इसकी वैल्यू क्या है सर, 600 है उसकी वैल्यू। अब आप इसे सेल करिए और सेल में जो भी आपने इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है उसे रिकॉर्ड करिए। तो ये पॉइंट आपको बताया जाता है, समझ रहे? तो ये पॉइंट है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेपरेटली बनता है। ठीक है, और जब भी आप उसे डी रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे तो उस टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट होती है। तो इंडेक्स जो है वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हिसाब से चलता है, नॉर्मल वगैरह कुछ नहीं कैलकुलेट, वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ही मानता है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है मतलब कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू तो आज भी 1000 है। अगर बात समझे तो मैंने जो एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमने लिया था 1000 का, 2 साल बाद भी देखोगे तो वो वैल्यू 1000 ही रहेगी अकाउंट में। क्यों? क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेपरेटली अकाउंट बन रहा है, तो डेप्रिसिएशन वहाँ पे जा रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट देखूंगा तो वहाँ पे मुझे 1000 ही दिखेगा हर साल। तो बात समझ रहे? तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1000 का ही दिख रहा है, और रिवैल्यूएशन करेंगे आप जब, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पूरा एग्जांपल ही समझाऊंगा या फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूँ, वही एग्जांपल कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिया,
1000 उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, बुक्स में ये आ गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1000 उसकी वैल्यू। लो जी, ख़त्म। अब हर साल, 1 साल ख़त्म हुआ, 2 साल ख़त्म हुआ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले अकाउंट में कभी भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, उसके लिए सेपरेट अकाउंट है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कहता है कि जैसे ही 1 साल ख़त्म हुआ, उस पर जो भी डेप्रिसिएशन है, फॉर एग्जांपल 200 रुपये है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बेसिस है, हर साल 200 ही कटेगा। तो मैंने कहा कि 200 रुपये जो है इस अकाउंट में दिखाए जाएंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से 200 रुपये जो है डेप्रिसिएशन माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लिखा जाएगा। वो तो दिस सेकेंड ईयर भी 1000 ही दिखेगा, थर्ड ईयर भी 1000 ही दिखेगा। बात समझ रहे हैं? तो जैसे कि सेकेंड ईयर आ गया, तो सेकेंड ईयर भी यहाँ पे 200 रुपये लिख दिया जाएगा, बस ख़त्म। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वो अभी भी 1000 ही दिखेगा। तो जैसे ही 2 साल ख़त्म हुआ, मैंने कहा इसका मुझे रिवैल्यूएशन करना है, इसका मुझे रिवैल्यूएशन करना है आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर रिवैल्यूएशन करने जा रहे हैं हम इसका, जिसे आप सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। मैंने इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू निकलवाई, रिवैल्यूएशन करवाया, और पता चला कि इसकी वैल्यू आज जो है रिवैल्यूएशन अमाउंट वो निकल के आया ₹900, ठीक है। अब मुझे आप बताएंगे कि वैल्यू इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। आप तो कहेंगे कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो 1000 का है, आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं सर, 1000 से 900 का कंपेयर करेंगे और आप कहेंगे कि सर 100 से डिक्रीज हुई है, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि सर आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद हम क्या कर रहे हैं सर, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो वैल्यू उस वक्त की लेनी है, 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है। तो जब हम इसका रिवैल्यूएशन वगैरह कर रहे हैं, तो हम उस टाइम की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे हमें इस दोनों अकाउंट को मर्ज करना पड़ेगा, इफेक्ट देनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे अगर वैल्यू देखें तो 1000 माइनस 400, ये डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो वैल्यू क्या है सर, 800 है। तो ये वैल्यू 800 है, तो इफेक्ट अगर देखें तो 100 से इंक्रीज हुआ है, 100 से इंक्रीज हुआ है। तो इसकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो यही ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ये जो 800 हमने निकाला, ये क्या किया, ये ट्रीटमेंट करी। तो इसी वजह से हमने ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है, ये यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया कि भाई ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू क्या है। 800 रुपये है वैल्यू, 1000 नहीं है, 1000 नहीं है वैल्यू, 800 है, 800। तो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो अभी आपको पता चला होगा कि पॉइंट नंबर 3 है क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे है क्यों। अब पढ़ेंगे कि पॉइंट नंबर 3 है क्या, ठीक है। तो है क्यों ये हमने पढ़ लिया, अब है क्या ये पढ़ेंगे हम। तो कहते हैं कि मैंने जो ये 800 रुपये आपको बताया, ठीक है, ये तो हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया कि सर 1000 माइनस 400, 800 ख़त्म, ठीक है। ये आपके पास में, सॉरी ये तो 200 से 400 हो गया ना, तो यहाँ पे 600 हो जाएगा, सॉरी मैंने सिर्फ 200 ही माइनस किया, 600, ठीक है। तो 600 जो भी आपके पास में, 300 का इंक्रीज, जो भी आपके XYZ, मैंने सिर्फ एग्जांपल समझाना था, अमाउंट अपने तरीके से आप देख लीजिए। तो जो भी अमाउंट निकल गया है, 600 है, 400 है, जो भी है। तो मैंने कहा कि 600 जो आपके पास में निकल के आया, ये तो आपने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर में, बात ख़त्म। लेकिन अकाउंट में क्या ऐसा होता है, आंसर इज़ नो, इसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। अगर किसी असेट की वैल्यू या फिर डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ हो रही है, या फिर आप जो है ये अकाउंट्स को जो है ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, मर्ज कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं होगा,
उसकी पूरी की पूरी आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट आपके पास में है, भाई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। डायरेक्टली आपने 800 लिख दिया या फिर 600 लिख दिया, ठीक है, ऐसा तो अकाउंट्स में नहीं होता। उसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, पूरी की पूरी इफेक्ट देनी पड़ती है। तो इसी वजह से पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे डाला गया है कि पूरी की पूरी ट्रीटमेंट होगी क्या। वो 1000 से जो 800 हुआ, वो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, कैसे उसकी ट्रीटमेंट करते हुए हम उसे 800 या फिर 600 जो भी है उसमें हम दिखाएं, कैसे। तो इसके लिए आपको बताया गया है कि ये पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझ चुके होंगे आप, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। आइए पॉइंट नंबर 3 कहते हैं कि जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे ट्रीट करने का 2 तरीका है, 2 वे। सबसे पहले तो जो अभी अभी आपने किया वही मेथड नंबर 1 है कि आपने क्या किया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल लगाया और जो भी था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से माइनस कर दिया, तो जो भी वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई कैरिंग वैल्यू। वही किया आपने कि भाई 200 हो रहे थे, 400 रुपये हो गए डेप्रिसिएशन के, 1000 में से 400 माइनस कर दिया, जो भी 600 आ गया वो आपकी वैल्यू। वो क्या था, वो मेथड नंबर 1 थी। मेथड नंबर 1 कहता है कि एलिमिनेट कर दो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। एलिमिनेट कर दो मतलब कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना भी है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से माइनस कर दो। तो अगर उसकी जर्नल एंट्री हम देखना चाहें, ठीक है, मैंने कहा कि भाई अकाउंट में तो आपको पूरी इफेक्ट देनी पड़ेगी, ऐसे ही डायरेक्ट आपने 800 या फिर 600 ले लिया गलत हो जाएगा, उसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो वही ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं जो हमने आपको बेसिकली आपने कैलकुलेटर पे किया, बस उसे हम एंट्री के थ्रू करेंगे। आपने क्या किया सर, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल लगाया जो आपका आ रहा था 400, फिर आपने देखा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने में था, 1000 में। आपने क्या किया सर, 1000 में से 400 माइनस कर दिया। इसका मतलब आपने क्या किया सर, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ख़त्म करते हुए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू को कम कर दिया। यही किया ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अकाउंट में जो भी दिख रहा था वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से माइनस कर दिया। इसका मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब ख़त्म हो गया और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू कम हो गई। मतलब कि जो रियल अमाउंट थी वो आपके सामने आ गई 600 रुपये। तो सिंपल है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ख़त्म करना है, मतलब कि वो तो क्रेडिट होता है, अगर ख़त्म करना है तो उसे क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और उसके सामने क्या किया आपने सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू में से माइनस कर दिया, मतलब कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू को कम कर दिया। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो असेट है और असेट की तो डेबिट साइड होती है, अगर उसे कम करना है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो सबसे पहले हमने ये पॉइंट नंबर ए, मतलब कि एंट्री नंबर ए किस लिए किया, उस वैल्यू को जो 1000 की दिख रही थी उसे 600 पे लाने के लिए सबसे पहले हमने एंट्री लगा दी कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से सर, 400 से, टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सर कितने से, 400 से, मतलब कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 400 से कम हो गया। तो अब कितना हो गया, 600 का दिख रहा होगा। अब जैसे ही 600 का दिख रहा है, अब आप उसकी ट्रीटमेंट जो भी प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ उसके हिसाब से कर सकते हैं। लॉस हुआ तो पीएनएल में डाल देना, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट की एंट्री लिखी है, देखिए अगर आपको सरप्लस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दो, लॉस हो रहा है तो पीएनएल में डाल देना, मतलब कि उल्टी एंट्री आप कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे लास्ट में लिख रखा है कि रिवर्स एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो रिवर्स हो जाता है बेसिकली, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, जनरली आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस का ही एग्जांपल दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने ये एंट्री लिख रखी है। लॉस हो रहा है तो कुछ है नहीं, सिर्फ रिवर्स करना है, तो ये पॉइंट हो जाता है। तो ये मेथड नंबर 1 थी, सिंपल है कि भाई जो भी वैल्यू है माइनस कर दो, माइनस करने के लिए सबसे पहले एंट्री लगा दो और उसके बाद आप देख लो कि 600 और आपका पास में जो भी रिवैल्यूएशन वैल्यू निकल के आई 900, तो फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है सर, फ़ायदा हो रहा है। 300 रुपये से वैल्यू बढ़ गई तो 300 रुपये की रिकॉर्डिंग कर देंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 300 रुपये से बढ़ गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, और ये जो प्रॉफिट हुआ कहाँ पे डालेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस 300, खत्म। क्लियर है।
मेथड नंबर 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये जनरली पूछ लिया जाता है, ठीक है। मेथड नंबर 2 और 1 दोनों से आंसर तो सेम ही आना है, बस मेथड नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है और एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि केस आपको दे दिया जाता है कि भाई आपके पास में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना है, कॉस्ट इतनी है, और फिर कहता है कि आपके पास में रिवैल्यूएशन करा है और प्रोपोर्शनेट इंक्रीज मेथड के हिसाब से, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखाइए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको पूछ लिया जाता है। तो ये मेथड नंबर 1 और 2 प्रॉपर हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था 1 2 3, अब 4 नंबर का एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, या फिर यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह है तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4, कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, और एग्जाम्पल नंबर 4 में वही जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बिल्कुल वैसा ही मैं लिखवा रहा हूँ। मैंने कहा एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करा गया, वही जो एग्जाम्पल मैंने अभी लिखवाया था वही आपको लिखना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करा गया ₹1000। अब कहता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास में हो गया, और मैं कहता हूँ इसका मैंने रिवैल्यूएशन करवाया आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर्स मैंने कहा इसका रिवैल्यूएशन अमाउंट आ गया, मैंने रिवैल्यूएशन करवाया और रिवैल्यूएशन आपके पास में कितना आ गया 600 या 900। वही एग्जांपल जो है वो रिपीट कर लेता हूँ, 900 रुपीज़ 900, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर है, मतलब कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आज मैंने खरीदा जिसकी कॉस्ट है 1000, 2 साल बाद उसका रिवैल्यूएशन करवा गया और रिवैल्यूएशन अमाउंट जो है वो 900 आ गया। ये क्या है सर? रिवैल्यूएशन अमाउंट, मार्केट में जो हमने रिवैल्यूएशन करवाया वो अमाउंट। कहते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको इस तरीके से दिया जाएगा। कहते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो ₹400 है, और फिर ब्रैकेट में आपको इस तरीके से लिख दिया जाएगा कि वो दोनों साल का है, ठीक है, ऑफ 2 ईयर। इस तरीके से आपको दिया जाएगा कि दोनों साल का जो मिला के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 400 है, और आपको पूछ लिया जाएगा कि ट्रीटमेंट करिए ट्रीटमेंट ऑफ, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन मार्क। ये शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया, एग्जाम में बस इसी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करके एक पैराग्राफ बना दिया जाता है और वही चीज़ होती है, कुछ नहीं और। तो सिंपली इसका ट्रीटमेंट करना है। अब इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकता है, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। हम दोनों को सीखेंगे, दोनों चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट लिखा है उससे मैच करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने ये एग्जाम्पल करवाए, ठीक है। और फिर उसका रेफरेंस भी यहाँ पे लिख देंगे कि जो भी हमारा केस नंबर 1 है 2 है जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हुई होगी। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, और इसके लिए हमारे पास में जो है आपके आईसीएम मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये जो दोनों मेथड के हिसाब से इन लोगों ने सॉल्व किया है, हम भी दोनों मेथड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों मेथड के हिसाब से यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 उसके बाद मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये वाला, ये जो हमने एग्जाम्पल लिखवा है, ये क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके पास में होमवर्क में रहेगा,
और होमवर्क हो जाए उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा यहाँ पे सॉल्यूशन से, ठीक है। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, राइट। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाएगा, क्लियर। अगर इस क्वेश्चन को आप मैच भी करना चाहे अपने एग्जाम्पल से, तो मैंने वही कहा था कि बस ये कुछ नहीं करते, सिंपली एक पैराग्राफ बना देते, बाकी इन्फॉर्मेशन यही रहेगी। यहाँ पे मैं आपको मैच भी करवा देता हूँ। इन लोगों ने कहा कि एक कंपनी है जिन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज़ किया और इनकी कॉस्ट इन लोगों ने बता दी 1 लाख। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये क्या है सर, 1000 है। मैं मैच भी करवा देता हूँ कि इतनी ही चीज़ें होती है एग्जाम्पल में। एग्ज़ाम में कुछ और नहीं किया जाता, बस पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन इतनी ही रहती है, सॉल्यूशन भी इतना ही करना होता है, ठीक है। और फिर मैंने कहा आफ्टर 2 ईयर हमने रिवैल्यूएशन करवाया, रिवैल्यूएशन अमाउंट 900 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहते हैं इन लोगों ने भी रिवैल्यूएशन किया, फेयर वैल्यू जिसे हम कहते हैं, और फेयर वैल्यू निकाल के इन लोगों ने 65,000 लिया है, हमारे हिसाब से 900 था एग्जाम्पल के हिसाब से। तो कहता है वो 900 है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने दे दिया दोनों साल का 400 रुपये, 400। तो यहाँ पे इन लोगों ने भी दे दिया, कहता है कि टिल डेट जब आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं उस डेट तक का जो भी आपके पास में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितना है सर, वो आपके पास में है 55,000, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 400 है। लो जी, कोई डिफरेंस नहीं है, नॉट अ सिंगल डिफरेंस आपके पास में, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है, तो सेम ही क्वेश्चन है, ओके। तो ये एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास में होमवर्क में रहेगा और फिर उसका मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, ताकि आपके पास में कोई सिंगल डाउट भी रह गया तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 4 करवाया जाएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके पास में होमवर्क में रहेगा, राइट। चलिए।